ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, उस राष्ट्र की आत्मा है जिसे अटल जी ने शब्द दिए और राष्ट्र ने सम्मान। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भारत के नेतृत्व मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है। यहां खड़ी हर एक मूर्ति केवल सत्ता की कहानी नहीं कहती, ये हर चेहरा त्याग, मर्यादा और राष्ट्र सेवा को समर्पित है। आज का लेक्चर इसी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और जो भी साथी, मित्र, सखा, एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 दिसंबर 2025 को इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया लखनऊ में। और यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल यूं तो डेडिकेटेड है तीन महान नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय। लेकिन चूंकि आज 101वां जन्म दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इसलिए ये प्रेरणा स्थल का डेडिकेशन कहा जा रहा है कि उन्हीं के नाम पे है। चलिए, तो ये डेडिकेटेड है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, क्योंकि आज उनका 101वां जन्म दिवस है और ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ में बनाया गया है। तकरीबन 65 एकड़ का एक प्रेरणा स्थल है। 65 एकड़ का एक प्रेरणा स्थल है। यहां पर भारत माता की मूर्ति बनाई गई है। भारत माता की मूर्ति बनाई गई है और यहां पर हमारे तीन महान नेताओं की मूर्ति भी बनाई गई है, जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय। बहुत बेहतरीन राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। यहां पे इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी हमारा युवा या कोई भी हमारी युवा पीढ़ी या हमारी आने वाली जनरेशन या वर्तमान जनरेशन अगर इस प्रेरणा स्थल पे जाएगी तो इसको समझ में आएगा कि हाँ, क्या थे हमारे ये नेता और किस तरीके से हमारे नेता के विचारों ने अभी तक भारत को प्रेरणा दी है और भारत के आज के नेताओं का मार्गदर्शन किया है। तो इसको बनाया गया है एक लोटस शेप्ड म्यूजियम में। ठीक है, लोटस का शेप यानी कि एक कमल के फूल के शेप में इसको बनाया गया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का चिन्ह है, इस वजह से बनाया गया है लोटस के शेप में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस कमल की हर एक पंखुड़ी भारत की विविधता को दिखाती है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से कमल कीचड़ में खिल के अपना अस्तित्व नहीं भूलता है, अपनी पहचान नहीं भूलता है, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है अपने ओरिजिनल रूप में, इसी तरीके से हमारा भारत भी भले ही अंग्रेजों के अधीन रहा हो, भले ही पुर्तगालियों के अधीन रहा हो, भले ही डचों के अधीन रहा हो, लेकिन फिर भी आज भारत ओरिजिनल रूप में खड़ा है, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कीचड़ में कमल खिलता है। ये मेरा मानना है। तो ये पूरा जो म्यूजियम है इसको बनाया गया है कमल की शेप में और ये म्यूजियम स्टेट ऑफ द आर्ट के फॉर्म में बनाया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है? एक इतनी बारीक कला, इतनी महीन कला कि यहां पे आपको एक एक पंखुड़ी पे बने हुए एक एक लाइन दिखाई दे देगी। इतनी प्यारी कलाकारी यहां पे की गई है, इतनी महीन कलाकारी यहां पर की गई है और ये 98,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और यहां पे दिखाया गया है किस तरीके से भारत की जर्नी यानी इंडियन नेशनल जर्नी, किस तरीके से भारत जब अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था तो अंग्रेजों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम किया, अंग्रेजों को भगा दिया गया भारत से, और किस तरीके से भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने अपने आप को संभाला। भारत एक बच्चा ही तो था जब आजाद हुआ था। भारत किस तरीके से उभरा है उन सारे ट्रॉमा से, उन सारे मुसीबतों से, भारत किस तरीके से अपने वैल्यूज के साथ खड़ा रहा, भारत किस तरीके से अपना लोकतंत्र बचाता रहा, भारत नहीं सिर्फ बचाता रहा, किस तरीके से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, किस तरीके से भारत में लोकतंत्र आज भी उसी प्रकार जिंदा है जिस प्रकार इसको शुरू किया गया था।
ये भारत के वैल्यूज को बताता है, ये भारत के गवर्नेंस को बताता है, प्रशासन को बताता है, ये बताता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आइडियोलॉजी, उनकी जीवन, उनका आइडियाज और उनके सेवा भावनाओं को दिखाया गया है इस पूरे के पूरे म्यूजियम में। यहां पे जो गैलरी है उसमें बताया गया है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छा प्रशासन, अच्छी सरकार, वो सरकार जो कि लोगों को जवाबदेही है, लोगों के प्रति जवाबदेही हो, वो सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, लोगों के लिए काम करे। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया था जब उनकी सरकार बनी थी। लेकिन यहां गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था 1992 में। 1992 लिया नहीं गया था, इस रिपोर्ट से लिया गया था। 1992 में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था, प्रशासन और विकास। ठीक है, कौन सा? प्रशासन और विकास। ये एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, और इसी रिपोर्ट में यहां पर मेंशन किया गया था क्या? गुड गवर्नेंस नाम का कॉन्सेप्ट, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार आने के बाद अपना लिया था। ठीक है, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी एक शिक्षक होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े कवि भी थे। शायद यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी में भी एक कवि जीवित था और वो बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लिखते थे। मुझे याद आ रहा है जब हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में नई शिक्षा नीति लेकर के जब आए थे, जिसमें जो राइट टू एजुकेशन दिया गया था, फंडामेंटल राइट, और जो बच्चे 14 साल से नीचे उन्हें जो हजारडस कामों में काम नहीं करने दिया जाएगा, और फंडामेंटल राइट था उनका बेसिक एजुकेशन, ये सब उन्होंने 2002 में जब दिया था, तब एक प्यारा सा गाना हम लोग सुनते थे। ठीक है, क्या गाना था? स्कूल चले हम, पता नहीं कुछ ऐसा, मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, लेकिन ये याद आ रहा है, स्कूल चले हम, बच्चे बस्ता लेके भाग रहे हैं, ठीक है, नदी नाले क्रॉस करके जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में जा रहे हैं। ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करता हूं तो मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। अभी भी एकदम रोंगटे खड़े हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं क्या कुछ कर दूं, बट वो इस दुनिया में नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब उन्हीं की आइडियोलॉजी पे ये पूरा म्यूजियम बनाया गया है, जिसे हमारी आने वाली जनरेशन देखेगी। हमारी आने वाली जनरेशन बहुत कुछ सीखेगी, ना सिर्फ जनरेशन सीखेगी, हमारी सरकारें भी सीखेंगी कि गुड गवर्नेंस किस तरीके से चलाई जाती है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ यहां पर दो और महान नेता हैं, और मैं इन्हें अटल बिहारी जी से तुलना करने की गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे महान कार्य किए हैं कि जो काबिले तारीफ हैं। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, परमाणु शक्ति बनाया। ठीक है, यहां पे अमेरिका उनके खिलाफ, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, लेकिन यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे, और साथ में उनके साथ खड़े थे अब्दुल कलाम साहब। अब जब ये दोनों बड़ी बड़ी शक्तियां मिल जाए तो क्या औकात है पूरी दुनिया की कि भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोक ले। और ये दोनों शक्तियां एक साथ खड़ी थी, और 1998 में परमाणु शक्ति बना भारत, और सीना ठोक के बोला गया, भाई साहब कर लो जो करना है, अब हमारे पास भी परमाणु शक्ति है। अमेरिका ने ऐसे नाक सिकोड़ के भागा, ठीक है, कि अब भारत से सारे रिश्ते खत्म। अरे कर लो भाई, भारत से सारे रिश्ते खत्म कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप लोगों ने सैंक्शन लगा दिए हैं 50-50% का, तो क्या बिगड़ गया भारत का? है क्या बिगड़ गया? भारत बहुत बड़ी मार्केट है आप लोगों के लिए। ठीक है, भारत आपके इकोनॉमी का सहारा है। ठीक है, आप हो हमारे लिए, नो डाउट, क्योंकि देखिए इकोनॉमीज क्या होती है ना, एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलती हैं। तो नो डाउट यहां पे यूएसए की इकोनॉमी में है, इकोनॉमी का रोल है भारत की इकोनॉमी में, लेकिन भारत की इकोनॉमी का भी रोल है यूएसए की इकोनॉमी में। और तब बहुत मतलब गुस्से में था अमेरिका के, ऐसे कैसे हमारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी आपने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब तो कर लिया है ना, अब क्या? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में संसद भवन में जाकर के, नॉट संसद भवन, यूनाइटेड नेशन में जाकर के इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। संसद भवन तो हमारा ही है ना भाई, यहां तो दे सकते हैं हिंदी भाषण। यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के पहले ऐसे नेता जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया, और हमारी हिंदी को सबको सुनना पड़ा, सुने, समझे, और पूरी दुनिया ने खड़े होकर तालियां बजाई।
हमारी हिंदी भाषा के लिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और विदेश मंत्री के तौर पे इन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार में तब काम किया था। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो राजनेता हैं, वो राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने कभी माना ही नहीं, कभी नहीं माना कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जब जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया जा रहा था तो हुआ कि जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा होगा, खुद का संविधान होगा, खुद के नियम कानून होंगे, खुद के रूल्स होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ बोल दिया, ऐसे कैसे, भारत एक है, इसको तोड़ने की कोशिश मत करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हर उस कानून का उल्लंघन किया जो उस वक्त जम्मू कश्मीर में लगा था। एक परमिट लेने का कानून था कि कोई भी व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में जाएगा तो परमिशन लेगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर के सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये था उस वक्त का कानून। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ बोल दिया, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे इस कानून को। और वो गए, बिना परमिशन के गए, और जब वो बिना परमिशन के गए तो उन्हें कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और बड़े ही दुख की बात है कि 45 दिन वो जेल में रहे और उसी 45 दिन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई 1953 में। आप सोच के देखिए, 1953 में उनकी मृत्यु होगी। कहा जाता है कि वो बीमार पड़ गए थे जेल में, लेकिन उनको एक डॉक्टर उनको दवाइयों तक नहीं दिया गया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब मैं वर्तमान सरकार, जो उस टाइम की वर्तमान सरकार थी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल लेक्चर नहीं है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पूरा जीवन दे दिया ये मानते हुए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। 370 जैसा आर्टिकल जो अभी हटाया था हमारी वर्तमान सरकार ने, ये तभी हट चुका होता अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात को सरकार ने सुन लिया होता। और पता नहीं क्यों, कब, कैसे सरकार ने मतलब साथ ही नहीं दिया इनका और इनकी मृत्यु हो गई। और आज तक ये रहस्य बना हुआ है उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। इन्होंने साफ बोल दिया था कि हमारे भारत में, जब भारत एक है तो भारत में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। याद रख लेना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था भारत एक है, भारत एक है और यहां पर दो प्रधान, दो विधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। और यही मानते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपने आप को समर्पित कर दिया भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये वो राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया। अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत, अंत प्लस उदय, अंत प्लस उदय क्या बनता है? अंत्योदय, अंत योदय बनता है, अंत्योदय बनता है। इन्होंने बोला कि अगर आप पैसा भी कमा रहे हो भारत में, ठीक है, तो पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो पैसा हर इंसान के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप रिसोर्सेस उगा रहे हो, नो डाउट, ठीक है, आप लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जरिए बहुत सारा अनाज उगा दिया, लेकिन आपके भारत का आखिरी प्राणी में से एक प्राणी भी अगर भूख से तड़प रहा है, भूख से पीड़ित है, तो आपके भारत के उदय का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया, बोला आखिरी, भारत का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक भारत के विकास को पहुंचाइए, उस तक खाना पहुंचाइए, उस तक रोटी कपड़ा मकान पहुंचाइए। और ये महान नेता जिनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इनका शरीर मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे 1968 में मिलता है। 1968 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे इनका शरीर मिलता है। आप सोच के देखिए, और आज तक नहीं पता चला कि वो कौन था जिन्होंने इनको यहां तक पहुंचाया, जिन्होंने इनकी दशा की रेलवे स्टेशन पे, रेलवे ट्रेन के अंदर ही। बाद में किसी ने पहचाना कि अरे ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, यानी कि इनकी मृत्यु ट्रेन में जाते हुए रास्ते में ही हो गई और इनका पार्थिव शरीर पड़ा मिला, तो लोगों को पता चला कि अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान राष्ट्रवादी नेता हैं और ऐसे कैसे इनकी मृत्यु हो गई। और आज तक नहीं पता चला कि किसने इस काम को अंजाम दिया। आज तक हमारी सरकार नहीं पता लगा पाई ये चीज। यही वजह है कि जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। ये उनका आज
यही वजह है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया गया है। तो ये जो हमारे तीन महान नेता हैं, ये जो हमारे तीन बड़े महान नेता हैं, इन्हीं की तीन मूर्तियां बनाई गई हैं। कहां पे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे, जो कि लखनऊ में बनाया गया है और जिसका उद्घाटन अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनकी हाइट 65 फीट है तीनों की, और ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और ये तीनों मूर्तियां इन तीनों महान नेताओं की आइडियोलॉजी को दिखाते हैं, इनके विचार को दिखाते हैं। ये तो थी राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बात। अभी एक किताब लॉन्च की गई है, किताब लिखी गई है, और इस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधाराओं को मेंशन किया गया है। और इस किताब का नाम है सनातन राष्ट्र की अटल दृष्टि। सनातन राष्ट्र की अटल दृष्टि, याद रखना, सनातन राष्ट्र की अटल दृष्टि, अटल दृष्टि, सनातन राष्ट्र की अटल दृष्टि। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधाराओं को समर्पित ये किताब है। और इस किताब का जो विमोचन किया है, यानी कि लॉन्च किया है, सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन ने क्या किया है? लिखा नहीं है, विमोचन किया है, यानी कि लॉन्च किया है। ठीक है, विमोचन किया है, यानी कि लॉन्च किया है, लॉन्च किया है। ये बात आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और वासुदेव देवनानी जी ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, वासुदेव देवनानी जी, नाम क्या है इनका? यहां लिख देता हूं, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव देवनानी जी ने लिखा है, देवनानी जी ने इस किताब को लिखा है। और वासुदेव देवनानी जी कौन है? तो ये सनातन राष्ट्र की अटल दृष्टि इस किताब के रचयिता हैं, और अभी ये स्पीकर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब ये लेक्चर में यहीं पे ही कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा, ये कहते हुए कि आपको ये लेक्चर अगर सही में लग रहा है कि हाँ, हमने मेहनत किया है इन सारे राष्ट्रवादी नेताओं को आप तक पहुंचाने में, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी भाई बंधु सखा एस्पिरेंट नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद।